जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल जो ख़वातीन के आ रहे हैं। और अब जो ख़वातीन के इस वक्त जो बच्चियां मेरे पास आ रही हैं और जो ख़वातीन हैं उनके जो जिस्म पे बाल हैं वो इस टाइम आप नोट करें कि मर्दों की तरह हैं, यानी पूरे सख्त दाढ़ी की तरह बाल निकले होते हैं। और एक चीज़ मैंने और भी नोट की है कि चूँकि जो भी डर्मा में लोग हैं या जो भी लोग स्किन में काम कर रहे हैं या एस्थेटिक्स में काम कर रहे हैं, उनका कोई भी एक्सपीरियंस या उनकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन गायनी या हार्मोन्स या ख़वातीन के इश्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। तो इस वक्त मैं नोट कर रही हूँ कि सब लोग जो हैं वो कोई ना कोई टॉपिक्स ऐसी उन पे बात कर रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के ऊपर, फाइब्रॉइड्स के ऊपर, और हार्मोन और पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज और जो ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन कोशिश आप ये करें कि जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, जिनका वो एरिया है काम का, उनके पास ही आप जाएं इन मसाइल के लिए। तो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी घरों में भी इस वक्त लोग जो हैं वो होम लेज़र्स यूज़ कर रहे हैं फॉर इसके लिए, बालों के लिए, रिडक्शन के लिए। उसका भी मैंने काफ़ी लोगों से फ़ीडबैक लिया है और मुझे ये जो फ़ीडबैक मिला है लेज़र्स का, होम लेज़र, होम अप्लाइंसेस जो IPL जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो ख़वातीन का ये बताना है और बच्चियों का कि एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो प्रोफेशनल मशीन नहीं होती, वो छोटी होती है और एक फ़ेस का एरिया कवर करने में ही 2 से 3 घंटे ख़वातीन को लग जाते हैं। नंबर 2 ये मेरा जो फ़ीडबैक आया है वो ये है कि मशीन्स जो छोटी हैं वो चूँकि उसमें से लेज़र की बीम हाई एनर्जी निकलती है, तो ये बीम्स जो होती हैं वो मशीन को बहुत जल्दी गर्म कर देती हैं, वार्म अप कर देती हैं, हीट अप हो जाती है। मशीन जो है वो उसको रेस्ट दे दे के ख़वातीन को काम करना पड़ता है और इन वजूहात की बिना पे वो फिर वो घर वाली जो मशीन्स पे उन्होंने काफ़ी 1.5-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है, वो उसको छोड़ के फिर हमारे पास क्लिनिक में आके प्रोफेशनल हेल्प ले रही होती हैं। और मोटे बाल क्यों हो रहे हैं, मोटे बाल किस लिए आ रहे हैं और मोटे बालों की वजूहात क्या हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अब क्लिनिक में बार बार ये बहस शुरू होती है हमारी कि जी मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे तो टेस्ट सारे नॉर्मल हैं और मैंने बहुत जगह से टेस्ट करवाए हैं, मेरा तो अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया है और मैं जो हूँ मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल हैं। तो लेकिन मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मोटे बालों की ग्रोथ का और आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपकी फ़ैट आप नोट करेंगी, जैसे ही आपका थोड़ा सा वज़न बढ़ेगा, साथ ही आपके जिस्म पे मोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे, या जो फेस पे बाल आ रहे थे ना ख़वातीन के, वो फ़ौरन एक मोटी दाढ़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप पॉलीसिस्टिक हैं या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इसका जो डायग्नोसिस है या इसकी तशख़ीस जो है वो हम 3 क्राइटेरियाज़ हैं हमारी गायनी में। एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है, यानी आप क्लिनिकली क्लाइंट के सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि उसकी बालों की ग्रोथ कैसी है, उसको एक्ने है या नहीं है, उसको जिस्म के ऊपर, जिस्म पे गहरे काले मार्क्स जैसे काली स्याह गर्दन के ऊपर एक पैच बन रहा होता है ख़वातीन का, या उनके जिस्म पे जगह जगह कालक सी आ रही होती है जो किसी चीज़ से उतरती नहीं है। नंबर 3, उनका रेजिस्टेंट वेट गेन तो नहीं है, उनको दाढ़ी जैसे बाल तो नहीं आ रहे, उनके जिस्म के ऊपर मिड सेक्शन में फ़ैट जो है वो बहुत तेज़ी से चढ़ा होता है, और ये जो हम्प होता है पीछे, कमर के पीछे एक हम्प होता है जिसे हम बुल्स हम्प, या डिफरेंट सिंड्रोम्स में भी ये हम्प आपकी ब्रा फैट की जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ैट चढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर एक आम खातून को वही वज़न उतारने में 5 से 6 केजी दोनों बहनें मिलके उतार रही हैं, तो और सेम एफ़र्ट कर रही हैं, सेम जिम जा रही हैं, सेम डाइट ले रही हैं, तो एक जो बहन है वो उनका फ़ैट जो है वो 5 से 7 किलो उतर जाएगा और दूसरी बहन का 2 किलो भी नहीं उतरेगा। तो ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। जो पीरियड्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, या जो आपकी
अल्ट्रासाउंड के ऊपर फाइंडिंग्स आती हैं या जो हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, ये मतलब ये बहुत लेटर स्टेज पे होता है। और अक्सर लोग जो हैं वो हार्मोन्स और टेस्ट करवा के बहुत खुश रहते हैं। अक्सर ख़वातीन बहुत ओवरवेट होती हैं और वो कहती हैं जी मैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल पॉलीसिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हैं और मेरे तो हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। देखिए, हार्मोन्स जब आपके बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी FSH, LH या प्रोलैक्टिन या आपका जो एस्ट्राडायोल है या टेस्टोस्टेरोन है या कॉर्टिसोल लेवल है या आपके जितने भी प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे हार्मोन जब आपके बिल्कुल थायराइड का प्रोफाइल जब बिल्कुल डिसरप्ट हो गया, यानी आउट ऑफ रेंज चला गया, तो इसका मतलब ये है कि अब तो आपका क्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आपके ऑर्गन्स का डैमेज हो चुका है। अब योर टाइम इज़ अप। लाइक एक टाइम होता है जब वॉल्केनो के अंदर लावा थोड़ा थोड़ा करके पक रहा होता है, और एक टाइम होता है कि जब आपका जो वॉल्केनो है वो फट जाता है। अब वॉल्केनो के फटने के बाद जब हमारे पास हार्मोन्स आ गए कि भाई ये तो डिसरप्टेड हार्मोन्स हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले जिन डॉक्टर्स के पास जा रही थी या जिन डॉक्टर्स को ये चेक करवा रही थी, क्या उन डॉक्टर्स को क्लिनिकली नज़र नहीं आ रहा था कि ये क्लाइंट जो है ये पॉलीसिस्टिक है और इस क्लाइंट को मोटे बाल आने ही आने हैं। और अगर एक आम एशियन ख़ातून को 12 से 20 सेशंस के दरमियान में सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू रिमूव द हेयर, तो इन खातून को तो 25 से 30 सेशंस रिक्वायर्ड थे। तो डॉक्टर ने तब क्यों नहीं नोट किया, जस्ट बालों की जो कंसिस्टेंसी होती है उसकी मोटाई देख के मैं बता देती हूँ कि आप जो हैं बहन आप पॉलीसिस्टिक हैं या आपकी बेटी पॉलीसिस्टिक है, तो क्लिनिक में एक बहुत लंबी बहस शुरू हो जाती है। एंड अगर कुछ लोग बहुत ओवरवेट हैं या उन्होंने पिछले कुछ अरसे में 10-15 केजी या 20 केजी वेट गेन किया और वो उतरा नहीं है, तो वो एक बहस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इतनी हिम्मत मेरे में भी नहीं होती कि मैं हर क्लाइंट को बैठ के ये इतनी लंबी बात समझाऊं जो मैंने अभी इस वीडियो में अर्ज़ करने की कोशिश की है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप काइंडली मेरे चैनल पे चली जाइए यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ मैंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे एक बहुत लंबी सीरीज़ बनाई है जिसका मकसद है टू मेक श्योर कि हमारी सारी बच्चियाँ और ख़वातीन पॉलीसिस्टिक को समझ जाएं। पॉलीसिस्टिक का जब अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, जब आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलीसिस्टिक नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्टर है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो क्लिनिकली, यानी आपके सिम्टम्स, आपकी हिस्ट्री, आपके लाइफस्टाइल में अगर डॉक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि आप पॉलीसिस्टिक हैं या नहीं हैं। छोटे छोटे निशान होते हैं, जैसे जिसका जो फील्ड होता है वो अपने फील्ड में बहुत पहले से एक चीज़ को देख सकता है, परसीव कर सकता है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है। तो हम अगर आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही होती हूँ मैं अपने क्लिनिक में, तो मैं आपको स्ट्रेस नहीं दे रही होती, मैं एक्चुअली में आपको अलार्म कर रही होती हूँ, क्योंकि आपकी बार बार यही शिकायत होती है कि मैं डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर से करवा के आई हूँ लेकिन मेरे बाल ख़त्म नहीं होते, इनकी मोटाई बढ़ती चली जा रही है, इनका जो रेशो है बालों का पर एरिया वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उस सूरत हाल में फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नो मैटर मेरे पास लेटेस्ट मॉडल की मशीन है, मेरे पास लेटेस्ट डायोड टेक्नोलॉजी है, मेरे पास पेन फ्री मशीन्स मौजूद हैं लेटेस्ट, लेकिन जो अंडरलाइंग डायनामिक्स और जो अंडरलाइंग मेटाबॉलिज्म और जो अंडरलाइंग सिचुएशन आपके ब्लड में, आपके ओवरीज़ में, ऑर्गन्स में, थायराइड में, जितने ग्लैंड्स हैं बॉडी के, उनके अंदर जो कुछ चल रहा है मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। यानी दूध में पड़ी हुई मक्खी को मैं देख के बोलने पे मजबूर हो जाती हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिन पे आपको समझना चाहिए कि जी मैं पॉलीसिस्टिक हूँ या नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ कि
पॉलीसिस्टिक के डायग्नोसिस में जो है मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे डायबिटीज़ की अब जो और हाई ब्लड प्रेशर की जो डायग्नोसिस है उसकी क्लासिफिकेशन पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और उसके अंदर उन्होंने अब बहुत सारी सब क्लिनिकल जो हैं वो क्लासिफिकेशन शुरू की हैं कि जी डायबिटीज़ की एक सब क्लिनिकल फॉर्म होती है कि पता चल जाता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये लोग जो हैं ये डायबिटिक हो जाएंगे। तो इसी तरह पॉलीसिस्टिक के अंदर भी चूँकि फ्यूचर में यही बच्चियां इनफर्टिलिटी के क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा हमारे पास आती हैं, यही बच्चियां जो पॉलीसिस्टिक वाली होती हैं, यही आप अगर इसके ऊपर एनालिसिस भी पढ़ सकती हैं नेट के ऊपर जाके कि जो बच्चियां हमारे पास पीरियड्स के या पॉलीसिस्टिक के प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं वही 80 to 90% प्रेजेंट करती हैं इन इनफर्टिलिटी के क्लिनिक्स में बाद में शादी के बाद। तो जब मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करती हूँ तो मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं होता बल्कि मुस्तकबिल की आने वाली परेशानियों से आपको बचाना होता है। एक बात ये। अच्छा, नंबर 2 ये कि फिर एक और बात होती है कि जी हमारी जो लेज़र मशीन्स हैं वो नेट पे तो लिखा हुआ है कि जी 4 to 8 सेशंस जो हैं वो काफ़ी होते हैं। ऑल्दो मेरे पास जब ख़वातीन बच्चियाँ आती हैं वो हार्मोन्स के टेस्ट करवाती हैं, मैं उनकी गायनी की और ओवरऑल उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, उनकी पूरी हिस्ट्री पूछती हूँ, देखती हूँ। 90% चीज़ें तो अब इतने तजर्बे के बाद आप मेरे क्लिनिक में एंटर होती हैं 2 बातों के बाद ही पता चल जाता है कि ये बच्ची जो है ये फ्रूट खाती है कि नहीं खाती है, ये इसका कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या कोई एक्टिविटी है होती है दिन में कि नहीं होती। तो वो तो उसी वक्त हम बात करते हैं। और थोड़ा सा बच्चे बच्चियाँ चाहे मेरे बच्चे हों, हम बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की बात का ज़्यादा असर लेते हैं, अपने पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनते यूजुअली। तो जब मैं बात करती हूँ तो बच्चियाँ काफ़ी रिस्पॉन्ड करती हैं और हमेशा जब नेक्स्ट विज़िट पे आती हैं तो फ़ीडबैक भी अच्छा देती हैं। बल्कि कुछ बच्चियों को तो मैं असाइनमेंट्स बनाने के लिए देती हूँ कि आपने मुझे नेक्स्ट टाइम आके पॉलीसिस्टिक के बारे में मेरे से बात करनी है। अच्छा जी, अब जो इसके बाद बात आती है वो ये आती है कि जी नेट पे तो लिखा होता है कि जी 4 से 8 सेशंस हो जाएंगे तो बाल ख़त्म हो जाएंगे और आप लोगों के तो यहाँ सेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब नेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 90% हमारे जो बाहर के लोग हैं, यूके, अमेरिका, यूरोप के लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने रिसर्च की है, जिन लोगों ने काम किया है, उन्हीं लोगों का डाटा ज़्यादा पड़ा हुआ है नेट के ऊपर। और हम लोग जो हैं चूँकि हमने कभी कोई रिसर्च की भी नहीं है और हमारा कोई इतना काम भी हम लोगों का क्या काम रिसर्च वगैरह से, तो मशीनें भी वहीं बनती हैं, रिसर्च भी वहीं की आती है, तो एथनिसिटी और डाटा और एनालिसिस और स्टडीज़ भी वहीं के लोगों पे होती हैं। और जो गोरी हैं, हमारी जो गोरी बहनें हैं हमारी यूरोप अमेरिका में, उनके तो पार्लर्स में वैक्सिंग की इसका सेक्शन नहीं होता है। 90% लोग में जानते हैं इस बात को कि जो हमारी बहनें बाहर जिनका एक्सपोजर है आने जाने का, वो जानती हैं कि बाहर के मुल्कों में कोई वैक्सिंग वगैरह की उनका सेक्शन नहीं होता क्योंकि उनके बाल ही बहुत कम होते हैं। तो अगर बाहर के मुल्कों में 4 से 8 सेशन में उनका हल्का फुल्का रुआं होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अब उन्होंने कभी बेचारों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारे कल्चर में जो ख़वातीन बच्चियां आजकल मेरे पास आ रही हैं स्पेसिफ़िकली, इतने मोटे बाल हैं बिल्कुल मर्दाना दाढ़ी की तरह, प्राइवेट पार्ट्स में उससे भी ज़्यादा मोटे बाल होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न्स जो हैं वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बहुत, अगर आपके नॉर्मल भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और आपके टेस्ट नॉर्मल होने की वजह से आपको पॉलीसिस्टिक नहीं है। मेन कल्प्रिट्स जो इस वक्त मैं समझती हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो दूध यूज़ हो रहा है उसके अंदर जो शेल्फ़ लाइफ है डब्बे के दूध की वो 6 महीने 1 साल है। यानी उसके अंदर इतना प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, इतना इन्फ्लेमेटरी सामान डला हुआ है कि वो बच्चे उसके शेक्स पी रहे हैं, घर में पिया जा रहा है और ये पॉइजनस लेवल तक दूध के अंदर जो है वो
प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, जो कि बाहर किसी दुनिया के हिस्से में दूध की जो लाइफ है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं होती है। पाकिस्तान में आई डोंट नो कैसे ये एक साल तक दूध जो है वो स्टोर्स में अवेलेबल रहता है। फिर चिकन, फिर बाहर का खाना। बाहर के खाने में मैंने कई दफ़ा अपनी बच्चियों से डिस्कस किया है यहाँ पे कि बच्चों, मैं तो घर में हमारे कभी हार्डली कभी कोई चीज़ बाहर से आती है। मैं पिज़्ज़ा, रोल, पराठे बच्चों के लिए, और यहाँ तक कि हलवा पूड़ी, चने, निहारी, हलीम, हम लोग हर चीज़ घर में बनाते हैं। और मैंने कई दफ़ा जो है वो अपनी क्लाइंट्स के लिए, जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड के क्लाइंट्स जो हैं वो जब बाहर से लेते हैं तो उसकी क्या वजह होती है, मैंने कई दफ़ा बजटिंग करके बनाया कि यार आज ना पिज़्ज़ा बनाना है, आज रोल पराठे बनाने हैं। और यकीन करें कि इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, मतलब बजटिंग करके जब बनाएं। वैसे तो इंसान इतना गौर नहीं करता जब घर वालों के लिए बना रहा होता है, कि मैंने जब भी पिज़्ज़ा, रोल, पराठे, कोई भी चीज़ बनाई है वो इतनी एक्सपेंसिव बनी है। यानी बाज़ार से आप 170 का 230 रुपए का शॉर्मा ख़रीद लेते हैं, घर में जब बनाओ तो लेटिस और आइसबर्ग और फ्रेश चिकन और उसको ग्रिल करो, अच्छा खासा एक्स्ट्रा बजट यूज़ होता है। तो आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझा दें कि जो बाज़ार वाला बंदा है, उस गरीब इंसान ने अपनी जो शॉप के लोग हैं उनको सैलरी भी देनी है, उसने किसी को भत्ता भी देना है अपनी दुकान का, कहीं टैक्स भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने बहुत कुछ करना है। तो क्या वो आपको, मतलब वो कहाँ से पैसे बचाएगा? उसने होम डिलीवरी भी रात के 2 बजे करनी है, उसने उसके पैसे भी देने हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मरी हुई चिकन या बीमार चिकन उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट बिक रही है जितना हम सोचते हैं। तो काइंडली मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि हैंग आउट करें, जो मर्ज़ी करें, मगर खाना जो है वो घर का खाएं। और जो मदर्स आपको समझा रही होती हैं, मिन्नतें कर रही होती हैं कि थोड़ी सब्ज़ी खा लें, फ्रूट चाट खा लें, ग्रेप फ्रूट खा लें, चुकंदर, गाजर, सेब का जूस पी लें, ये चीज़ें, और अपनी नींद प्रॉपर लें, इन चीज़ों पे मैं अलहदा से पॉलीसिस्टिक के हवाले से बात करती भी रही हूँ और भी अभी 1-2 वीडियोस बनाऊँगी। क्योंकि बच्चे इस चीज़ में इतनी खुश हैं बच्चियाँ कि मेरा तो जी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है डॉक्टर साहब, पीरियड्स मुझे अभी आ रहे हैं और मेरे तो जी हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर आप, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आप जो मर्ज़ी कह रही हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एज अ डॉक्टर आई कैन सी कि वो बच्ची जो है बाहर का जंक खा रही है, रात को 12 से सुबह 7 बजे के दरमियान नहीं सो रही है, उसकी लाइफ में कोई वॉक, एक्सरसाइज, कमरे में डांस करना, एरोबिक्स करना, हमें एक्सरसाइज को भी बहुत इजी करना चाहिए जैसे चाइनीज़ लोगों ने किया हुआ है। एक्सरसाइज का सिर्फ ये मंबा नहीं है कि हम जिम ही जाएंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंटरनल जो सिस्टम्स हैं वो आप उसको गौर करें। इंटरनल सिस्टम्स को सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ना सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं होगी, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और आपके जेनेटिक मटेरियल में जो भी बीमारियां छुपी हुई हैं, जब तक उनको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तब तक वो बीमारियां बाहर नहीं आएंगी। तो अगर आप अपना वेट ऑप्टिमम रखेंगे, अच्छा, फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हमारा वज़न जी इधर उधर से कम हो जाता है दवाइयों से, तो फिर मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। अब मेरी इस बात में बुरा मत मनाइएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना वो काफ़ी इस मामले में शॉर्ट साइटेड हैं कि एक्सरसाइज का ताल्लुक जो है वो एंटायरली आपकी सेलुलर ऑक्सीजनेशन से है। कोई भी दुनिया की चीज़ जो है वो आपकी एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। ये बात हर बच्चे को स्कूल में बतानी चाहिए, घर में माँओं को बच्चों को बतानी चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी सेलुलर ऑक्सीजनेशन के लिए एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। क्योंकि सेल के अंदर जो हमने ऑक्सीजन भेजनी है या सेलुलर लेवल पे जो भी ऑक्सीजन सेल के अंदर जानी है, उसने एक्सरसाइज के ज़रिए से ही जाना है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि एक तो आपने अपनी पूरा ये जो मैकेनिज़्म है इसको समझने में दिलचस्पी लें। डॉक्टर के साथ आप जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो गायनी की हैं, जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं,
उनसे बात करें। मैंने नोट किया है कि आजकल वो हमारा यूट्यूब देख के हर बंदा पॉलीसिस्टिक पे बात करना शुरू हो गया है, और जिनका कोई फील्ड भी नहीं है, जिन्हें कोई पता भी नहीं है इसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में, वो भी इसके बारे में बात करना शुरू हो गए। तो थोड़ा बहुत नेट पढ़ के ज़रूर बात करना आसान होता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो प्रोफेशनल लोगों से रब्ता करें। और नंबर 2 ये है कि लेज़र्स को जो है मैं बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी बना रही हूँ। मैंने अपने क्लिनिक में एक ऐसी स्लॉट, अब हमने 30 to 40 स्लॉट्स हमने शुरू की हुई हैं, जिसके अंदर हम आपसे 1,50,000 लेते हैं, और वो आप 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हैं। और इसमें हम आपको लाइफ टाइम लेज़र दे रहे हैं, यानी आप सारी ज़िंदगी जितना मर्ज़ी लेज़र करवाएं। कभी अपना फेस का करवाना है, बॉडी का करवाना है, आर्म का करवाना है, प्राइवेट पार्ट का। इसका मकसद ये है कि जो भी बच्चियां, ख़वातीन ये पैकेज लें, उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जी अब मैं वैक्सिंग करवा लूँ, अब मैं थ्रेडिंग कर लूँ, अब मैं थोड़ा सा ट्विज़र से बाल निकाल लेती हूँ, अभी मैं जल्दी से रेज़र कर लेती हूँ, हमने कहीं जाना है, डिनर है, क्योंकि मेरा बजट अभी आउट हुआ हुआ है, मैं अभी लेज़र नहीं करवा सकती। लेकिन जब आप हमारे साथ एक लेज़र सेशन पे मतलब लाइफ टाइम के लिए बुक हो जाती हैं, तो फिर आप मुस्तकिल लेज़र ही करवाएंगी और मेरी सुपरविज़न में रहेंगी। तो मैं आपके गायनी के, हार्मोन्स के, पॉलीसिस्टिक के सारे एंगल्स देख रही हुई होंगी, तो उसके हिसाब से भी मेडिकेशन दूंगी जिससे आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे। और इसको इतना सस्ता करना, मेरी लेटेस्ट मशीन है, डायोड लेज़र मशीन है, पेन फ्री वाली मशीन है। इसको इतना सस्ता करने की रीज़न ये है कि मुझे हमेशा से ये बहुत एहसास रहा है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट के अमीर लोगों के लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, वो तो जहाँ मर्ज़ी जाएं, दुबई, यूके, स्विट्ज़रलैंड, आप जानते ही हैं कहाँ कहाँ से वो ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं। तो एक आम औरत से जो मेरा प्यार है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो मुझे इस फील्ड में लेके आया है। तो मैंने इसीलिए ये इतना इकनॉमिकल पैकेज अनाउंस किया है इतनी मोहब्बत से कि मेरी जो बहनें एक दफ़ा इसको अवेल कर लें, जो जॉब करती हैं, जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती हैं, और उनकी जो सोच है वो ज़ाहिर है अपने बजट के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसी ख़वातीन की मेहनत को, उनकी जो खलूस है अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन, अपने घर के साथ, वो उसको एज अ सलूट, एज अ सलाम मैं ये पैकेज अनाउंस कर रही हूँ, ताकि जब ख़वातीन बार बार शिफ्ट नहीं होती ना, कभी ट्विज़र पे, कभी थ्रेडिंग पे, कभी वैक्सिंग पे, तो फिर हमें लेज़र के प्रॉपर रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। फिर हमें 2-3 सेशंस के बाद ही 4-5 सेशंस के बाद बड़े बड़े पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, जहाँ बाल ख़त्म हो रहे होते हैं। तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकती हैं ये लेज़र की ऑफ़र अवेल करने के लिए। इसके अलावा भी मैंने प्राइवेट पार्ट की जो पेनलेस लेज़र है उस पर बहुत सारे डील्स ऑन कर दी हैं, ताकि आम ख़वातीन जो हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा मैंने फुल बॉडी लेज़र की बहुत सारी डील्स है, आर्म्स एंड लेग्स की बहुत सारी डील्स, फेस लेज़र्स की बहुत इजी और कन्वीनियंट डील्स ऑन की हैं, ताकि आप जो हैं वो मुस्तकिल एक दफ़ा लेज़र करवाएं और अपने बाल ख़त्म करें। क्योंकि ये जो बार बार गैप भी आते हैं, कभी एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक पे, कभी दूसरे क्लिनिक की मशीन कोई और थी, पहले क्लिनिक की कोई और थी, फिर बीच में जी पैसे नहीं थे, मेरा बजट नहीं था, तो मैंने वैक्सिंग करा ली, मैंने 6 महीने कुछ नहीं किया, फिर अब मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो ये सारे ब्रेक्स जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए मैंने ये पैकेजेस लॉन्च किए हैं, जो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। आप इनका फ़ायदा उठाएं, बुकिंग करें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने आप को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें, ताकि आपकी इस मसले से जो है वो परमानेंटली जान छूट जाए। तो आई होप लेज़र से मुतल्लिक हमने काफ़ी बात की। गैर ज़रूरी बाल क्यों होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और होम लेज़र का जो कॉन्सेप्ट, IPL एक टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, जो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ख़ुद घर में करना, मशीन गर्म हो जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है, और अगर आपने एक फ़ेस ही करना हो तो 3 से 4 घंटे चाहिए। ये चूँकि प्रोफेशनल लेज़र्स होती हैं हमारे पास,
इनके एक शॉट में ही आपका बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है, बड़ा इसका प्रोब होता है और ये गर्म भी नहीं होती हैं। प्लस हमारे पास बैकअप में पीछे हमने साथ स्टेबलाइज़र्स और यूपीएस और जनरेटर्स होते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें इतनी हैवी मशीन को। तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ें, हम उनका जवाब देंगे, उन पे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। आपके कोई कंसर्न्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें ताकि आपका जवाब दिया जा सके। लेज़र से मुतल्लिक जो गैर ज़रूरी बाल हैं इनसे मुतल्लिक बहुत कन्फ्यूजन है वैसे, बिकॉज़ ऑफ द रेट्स। तो मैंने रेट्स को बहुत कम कर दिया है। आई होप आप सब इन पैकेजेस को एंजॉय करें और अपनी बॉडी को एटलीस्ट बालों से अपनी जान छुड़ा लें। ना सिर्फ ये कि वहाँ से बाल ख़त्म होते हैं, बल्कि वहाँ से जो आपकी स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है लेज़र की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।